हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के 3 टॉपिक जो रहने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटरमिनेशन इन क्लोज इकोनॉमी। तो पीछे वाले 3 टॉपिक ये थे, उनकी हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पीछे जो है वो फिर से न देखना पड़े। क्लास की जो आप वीडियो देखते हो उसकी रिवीजन आपकी यहीं पर हो जाएगी, इसलिए आपको फिर से जो है दोबारा नहीं जाना पड़ेगा पीछे वाली वीडियो पर। तो कंसम्पेशन फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक हमने किया था। कंसम्पेशन फंक्शन आय का यानी कि इनकम का एक पार्ट था और इसके आपके कंसम्पेशन फंक्शन का जो रिलेशनशिप होता है उपभोग फलनात्मक संबंध और ये है खर्च योग्य आय। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम औसत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग तथा आय का अनुपात रिलेशनशिप है इसका। सी ये छोटे वाला आएगा यहाँ पे और ये है इसका एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का रिलेशनशिप। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात। इसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशनशिप होता है ये होता है आपका इस तरह से, अपोन में ये आ जाएगा y और d। और हमने इसमें किया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग इक्वल 1, ये होता आपका 1 के बराबर। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग इक्वल 1, ये होता आपका 1 के बराबर। केन्स के उपभोग का साइकोलॉजिकल नियम निरपेक्ष आय पर आधारित है। केन्स के उपभोग के साइकोलॉजिकल नियम के अनुसार आय के बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात में कम होती है। उपभोग फलन का आकार रेखीय, वक्र रेखीय, मूल बिंदु से आरंभ होते हुए रेखीय ऊपर की ओर। और सेकंड टॉपिक था हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन ब्याज की दर, पूंजी की सीमांत कुशलता, प्रतिफल की दर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के 2 टाइप्स थे आपके। फर्स्ट था आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेकंड था रियल इन्वेस्टमेंट। ये है आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वित्तीय सहायता और रियल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वित्तीय निवेश और रियल इन्वेस्टमेंट वास्तविक निवेश। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, व्यवसायिक स्थिर निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री, व्यवसायिक स्टॉक में निवेश। और थर्ड था आपका इन्वेस्टमेंट रेजिडेंटल हाउसिंग, रिहायशी मकानों पर निवेश। ये थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और थर्ड टॉपिक था हमारा मल्टीप्लेयर इन्वेस्टमेंट का। मल्टीप्लेयर जो इन्वेस्टमेंट था उसमें कुछ क्वेश्चन हमने किए थे वो हम फिर से करेंगे। गुणक का सर्वप्रथम विकास R.F. कहान ने 1931 में किया था, सर्वप्रथम विकास। और निवेश गुणक का विकास J.M. केन्ज ने बाद में किया था। सर्वप्रथम बोले तो R.F. कहान ने और निवेश गुणक का विकास J.M. केन्ज ने किया। मल्टीप्लेयर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का विपरीत रिलेशनशिप पाया जाता है। लीकेज मल्टीप्लेयर थे आपके। लीकेज मल्टीप्लेयर निष्क्रिय बचत आयात कर प्रणाली, कीमतों में वृद्धि, कंपनियों की अवितरित लाभ, उच्च तरलता, अधिमान, शेयर तथा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, पुराने कर्जों का भुगतान प्रणाली। और इम्पोर्टेंस जो मल्टीप्लेयर थे
ये आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आय प्रजनन, निवेश का महत्व, व्यापार चक्कर, पूर्ण रोजगार, बचत तथा निवेश संतुलन, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक निवेश, मुद्रास्फीति तथा विस्फीति और सरकारी हस्तक्षेप। जो एमपीसी और एमपीएस के जो क्वेश्चन जो हमने किए थे, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दिया हुआ होगा 0, और अब जो है 0 का हमें इसका गुणक जो मूल्य मल्टीप्लेयर जो होगा, इसका आंसर जो है वो निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला है इसका। तो 1/1 माइनस 0 एमपीसी हमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और सेकंड क्वेश्चन भी जो है एक और कर लेते हैं। 0.5 आपको दिया हुआ है एमपीसी, तो 1/1 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और 0 जो है आपकी ऊपर चली जाएगी पॉइंट जो है इसका, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 2। और एक आपका दिया हुआ था एमपीएस, एमपीएस का जो फार्मूला है वो है 1 में एमपीएस। तो ये जो है जैसे कि हमें एमपीसी दिया हुआ है 4, तो ये 4 जो है आपका नीचे आएगा एमपीएस, और पॉइंट का जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। तो एमपीसी और एमपीएस के ये दोनों फार्मूले जो है आपको याद रखने हैं। इन पे ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। त्वरक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किया था जे.एम. केन्ज ने, आर.एफ. कहान ने, अफ्तालियन ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक का सिद्धांत। त्वरक का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप शुद्ध निवेश या पूंजी में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करता है। एक्सेलरेशन त्वरक पूंजी में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। तो त्वरक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किया था अफ्तालियन ने किया था 1907 में। 1907 में अफ्तालियन ने त्वरक की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किया था। और त्वरक का जो रिलेशनशिप होता है वो जो है इस तरह से होता है, ऐसे जो है इसका रिलेशन ये पाया जाता है। ये त्वरक और पूंजी में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे हमने किया था, निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन। त्वरक से अभिप्राय है निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गुणक तथा त्वरक विपरीत शब्द है, समानांतर शब्द है, संबंधित शब्द नहीं है। तो गुणक और त्वरक का जो डिफरेंस होता है वो एक बार हम कर लेते हैं। त्वरक आय में होने वाले परिवर्तन के निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों को मापता है। इसके विपरीत गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के आय पर पड़ने वाले प्रभावों को मापता है। गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि त्वरक का मूल्य पूंजी उत्पादन अनुपात पर निर्भर करता है। गुणक तथा त्वरक दोनों जो है विरोधी शब्द न होकर समानांतर शब्द है। ये दोनों आय प्रजनन में गुणक तथा
त्वरक के कार्य को समझने के लिए आय प्रजनन क्रिया को बांटते हैं। ये है आपकी गुणक की क्रिया और त्वरक की क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरक की आलोचना है? यह व्यवहारिक नहीं है, कारकों की पूर्ति लोचहीन है, सहज स्वयं सिद्धि इनमें से कोई नहीं। तो त्वरक की आलोचना जो है वो सहज स्वयं सिद्धि है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में कौन सा परंपरावादी अर्थशास्त्री नहीं है? तो परंपरावादी अर्थशास्त्री नहीं है, इसके बारे में क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। केन्ज ने उन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री का नाम दिया जो केन्ज के प्रसिद्ध पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का साधारण सिद्धांत के प्रकाशन में 1936 से पहले समष्टि आर्थिक मुद्दों पर लिख रहे थे। भिन्न भिन्न परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समष्टि आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का समष्टि आर्थिक मुद्दों पर विचार एक जैसे ही है, इसलिए जब हम परंपरावादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, यह विभिन्न परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की सम्मिलित सोच को दर्शाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में, ये आप नाम जो है ध्यान से सुनना, परंपरावादी अर्थशास्त्री जो है डेविड रिकार्डो, जे.बी.से, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ आदि अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो नाम है आपका जे.बी.से है, तो इसका जो है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में नहीं है वो पूछा है, तो इसमें से जो है एक ही है। ये जो है आपका गलत जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जो है अर्थशास्त्री है ऐसे आना था, तो ये हो जाता आपका जे.बी.से, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो। और ये जो है नव परंपरावादी जो अर्थशास्त्री है वो है ए.सी. पिगू, एल्फ्रेड मार्शल की विचार जो है परंपरावादी विचारधारा से मिले जुले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो रोजगार का परंपरावादी जो सिद्धांत है वो सभी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का संगठित विचार द्वारा किया गया है। तो ये जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो है बताया था कि इसमें जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो थे उनके सब के जो है अलग अलग सभी के जो है अपने अपने विचार है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो विचार है सभी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के संगठित विचार द्वारा रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सभी परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार डैश का फलन होता है, श्रम का, भूमि का, भूमि तथा श्रम दोनों का। तो इसका जो आंसर है श्रम का, भूमि का, पूंजी, भूमि तथा श्रम दोनों का के अनुसार जो है फलन होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार का अर्थ है ऐच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति, श्रम की मांग का श्रम की पूर्ति के बराबर होना, ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति रोजगार में लगा होता है। तो पूर्ण रोजगार का जो अर्थ होता है
वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग जो है कहना होता है। तो लर्नर के शब्दों में पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक है, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। स्पेंसन के अनुसार जो है पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगार है। इसमें आपकी एक मौसमी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक जो बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी और एक अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक जो बेरोजगारी होती है जिसमें एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर भी मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर का बाजार में प्रचलित वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, परंतु वह इस वेतन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। ऐच्छिक बेरोजगारों को कुल बेरोजगारी के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता। किसी देश में ऐच्छिक बेरोजगारी के होते हुए भी पूर्ण रोजगार हो सकता है। और अनैच्छिक बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों के रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। जब लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी जो बेरोजगारी होती है वह बेरोजगारी मौसम जो फैशन तथा रुचि संबंधी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे बर्फ के कारखाने सर्दी के दिनों में बंद रहते हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। तो पूर्ण रोजगार का अर्थ है ऐच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है श्रम की मांग का फलन है श्रम की पूर्ति का, वास्तविक मजदूरी दर का, कीमत स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो श्रम की मांग का वास्तविक मजदूरी दर का जो फलन होता है, श्रम की मांग फलन, श्रम में मांग फलन वास्तविक मजदूरी दर का फलन है, अर्थात एन डी इक्वल एफ और डब्ल्यू पी। ये आपका परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी फर्म जिसका उद्देश्य लाभ अधिकमीकरण होता है, श्रम की मांग उस स्तर तक करती है जहां वास्तविक मजदूरी दर तथा श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा वास्तविक मजदूरी दर का। वास्तविक मजदूरी दर का। और श्रम की पूर्ति डैश फलन है, समग्र श्रम पूर्ति वास्तविक मजदूरी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे अन्य एस, इस तरह से जो है कई प्रकार से इसको किया जाता है। और भी जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको के, और यहाँ पर आ जाएगा अन्य। तो ये है आपका श्रम पूर्ति फलन। इसका आंसर आ जाएगा आपका वास्तविक मजदूरी दर का। तो अगला क्वेश्चन है परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार संतुलन प्राप्त होता है
पूर्ण रोजगार स्तर पर, पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे, पूर्ण रोजगार स्तर से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन प्राप्त होता है। परंपरावादी मॉडल के अनुसार संतुलन की शर्त है, संतुलन की शर्त जो है इनमें से कौन सी है? उत्पादन इक्वल श्रम की पूर्ति, उत्पादन इक्वल श्रम की मांग, उत्पादन इक्वल श्रम की मांग इक्वल श्रम की पूर्ति। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्पादन इक्वल श्रम की मांग इक्वल श्रम की पूर्ति। इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला टॉपिक है केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर सकती है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, पूर्ण रोजगार स्तर के नीचे, जहां श्रम की मांग इक्वल श्रम की पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, केन्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति जो है वो पूर्ण रोजगार के स्तर के नीचे की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केन्स के विचारों का आधार है प्रथम विश्व युद्ध, महामंदी, परंपरावादी विचारधारा का असफल होना। तो केन्स के विचारों का जो आधार है वो महामंदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी मांग से अभिप्राय है वास्तविक मांग, समग्र मांग, समग्र मांग जो समग्र पूर्ति के बराबर है। तो प्रभावी जो मांग है इफेक्टिव डिमांड, इससे अभिप्राय समग्र मांग के उस स्तर से है जिसे यह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा समग्र मांग जो समग्र पूर्ति के बराबर है उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार मुद्रा कार्य करती है विनिमय के माध्यम का, मूल्य के संचय का, विनियोग के माध्यम तथा मूल्य के संचय दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा विनियोग के माध्यम तथा मूल्य के संचय दोनों का जो है वो केन्स के अनुसार मुद्रा जो है कार्य करती है विनियोग के माध्यम से और मूल्य संचय से, दोनों से जो है करती है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग से अभिप्राय है एक व्यक्ति द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग, एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की मांग का जोड़, सरकार की समग्र मांग। तो समग्र जो मांग है एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग से अभिप्राय उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से प्राप्त होने की संभावना होती है। एक होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जो है उस कुल रकम से है जो सभी उत्पादकों को रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित किए गए उत्पादन की मात्रा को बेचने से अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की मांग का जोड़ जो है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विअक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के घटकों में सम्मिलित होता है उपभोग तथा निवेश, उपभोग तथा बचत, उपभोग तथा निर्यात। तो द्विअक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में जो सम्मिलित होता है वो है उपभोग तथा निवेश, कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट। केन्स के मॉडल में संतुलित जीडीपी निर्धारित हो सकता है एक दृष्टिकोण द्वारा, दो दृष्टिकोण द्वारा, तीन दृष्टिकोणों द्वारा।
तो केन्ज का जो मॉडल जीडीपी जो मॉडल निर्धारित होता है वो दो दृष्टिकोणों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, केन्ज के सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में ए डी इक्वल ए एस, एस आई इक्वल आई दोनों। तो केन्ज के सिद्धांत के अनुसार संतुलन की जो स्थिति होती है वो ए डी इक्वल ए एस और एस आई एंड एस इक्वल आई जो है ये दोनों जो है इसका सही होगा। इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। तो आज का जो है हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों टॉपिक से। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक